Good morning, everyone. तो लास्ट क्लास का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। लास्ट क्लास के अगर किसी को कोई डाउट है, जो मैंने कंसेप्ट करवाए थे, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही कहा था जितने निकलते निकाल लेना, ठीक है। आज के जो कंसेप्ट है उनके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा और आज हम नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो जो पहले डाउट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लास में करवाया गया था उसमें किसी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना, क्वेश्चन वगैरह आप नेक्स्ट क्लासेस में पूछना, क्योंकि परसेंटेज खत्म हो जाएगा आज सारा का सारा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो वो Q&A वाली ऑप्शन में आप पुट कर लो। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। परसेंटेज में देखो सेकेंड टाइप है, इसके बाद आएगा वेन डायग्राम, ठीक है। और वेन डायग्राम आपका रीजनिंग का टॉपिक भी होता है एक, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो वो भी हम एक साथ ही कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में रीजनिंग का भी एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड वाले में 29th क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। एक सेकंड रुको जी, मैं भी देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है वो। ये क्लास में करवाया तो है आपको ये गुरदीप, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया, नोट किया होगा आपने। क्लास में ही करवाया था, आपने नोट किया होगा इसको। देखो क्या कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को 54% वोट मिले और वो 1620 वोटों से जीत गया, ठीक है। इस तरीके से है ये, देखो टोटल वोट्स, इसमें -10% कर दो, वोट पोल्ड, यही है। फिर -10% कर दो, वैलिड वोट्स, ये वैलिड वोट हो गए। फिर यहाँ पे कोई ए पर्सन है और यहाँ पे कोई बी पर्सन है, ए को मिलते हैं 54% ऑफ दिस वैलिड वोट्स, ठीक है। तो ए को अगर 54% मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 46%, यही है। और आपको बोला गया है कि जो ए है वो 1620 वोटों से जीतता है, मेजोरिटी क्या है 1620 वोट। तो परसेंटेज में मेजोरिटी कितनी है, 8%। और यही 8% किसके बराबर है, 1620 के। ये है क्वेश्चन आपका कि 10% वोट नहीं डालते, 10% इनवैलिड हो जाते हैं, जीतने वाले को 54% मिलते हैं वो, और वो 1620 वोट्स की मेजोरिटी से जीत जाता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि टोटल वोट मान लो x है, वोट पोल्ड कितने होंगे, 10% जब माइनस करोगे तो फ्रैक्शन क्या बचती है, 9/10। फिर 10% माइनस करोगे तो फ्रैक्शन क्या बचेगी, 9/10। पर इन सब का कितने परसेंट की बना आपको, 1620, 8%। तो इसका 8% निकाल लिया, मतलब 8/100। तो इस तरीके से जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे ना, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे बच्चे, उसमें क्या था कि ए के वोट गिवन थे। तो जब ए के वोट गिवन होंगे तो 54/100 करेंगे, अगर बी के वोट गिवन होंगे तो 46/100 करेंगे, अगर डिफरेंस गिवन होगा, मेजोरिटी गिवन होगी तो 8/100 करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकल आएगी और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, 70 भी इलेक्शन वाली टाइप ही है, और ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, करके देखो एक बार, ठीक है। 70 क्वेश्चन करके देखो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें तो परसेंटेज भी बड़ी सिंपल सिंपल सी है, ठीक है। देखो मनीषा, वो तो डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। कितने टाइम में करना चाहिए ये तब क्वेश्चन रेज होता है जब आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी हो। अभी स्टार्टिंग में निकल जाए बहुत है, क्वेश्चन निकालना है अभी तो स्टार्टिंग में, ठीक है। टाइम की बात हम थोड़ा लेट करेंगे, थोड़ा जब कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी आपको, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। 31st क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, सिंपल।
उसने बोला है कि पॉपुलेशन जो है वो 1,25,000 है 3 साल पहले, और वो हर साल इंक्रीज होती है 20%। तो बताओ प्रेजेंट क्या रही होगी। 3 साल पहले अगर 1,25,000 है, ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो रही है, तो इतना पहले साल इंक्रीज हुई होगी, फिर दूसरे साल इंक्रीज हुई होगी, और ये तीसरे साल इंक्रीज हुई होगी। ध्यान से देखो, जब मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज करवाया था तो मैंने एक ही सैलरी बोली थी 12,500, बस एक जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है इसमें। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर रहेगा आपका। भाई 3 साल पहले अगर इतनी थी तो अब कितनी होगी, 3 साल इंक्रीज हुई होगी, तो 3 साल इंक्रीज होने पे 20-20% इंक्रीज करते रहो, कितना हो जाएगा ये 6/5 6/5 6/5। ठीक है, बेटा देखो ऐसे होता है ना हमारा कि मंडे को इंग्लिश की क्लास, मंडे को जैसे हो गया मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को इंग्लिश की क्लास होगी है ना, 2 दिन तो लगातार होती है ना मैथ की क्लास। आपको सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट करने हैं। अब आपकी मैथ में दिक्कत है, कईयों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, तो हर एक चीज को कंबाइन करके चलना पड़ता है। आप टाइम टेबल देखो ना, सब कुछ मेंशन है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है ना, सारे टॉपिक उसमें कवर्ड है। देखो इस तरीके से होता है ना, जैसे मंडे को इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को मैथ की क्लास होगी, फिर थर्सडे को इंग्लिश की क्लास है, आज फ्राइडे को मेरी है, सैटरडे को आपके करंट अफेयर फिक्स है, सैटरडे को आपके करंट अफेयर फिक्स है। ऐसे मंडे को इस बार आपका टेस्ट रखा हुआ हमने, जितना आपका सिलेबस हो गया ना उस सबका एक कंपाइलेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट की मंडे को। ठीक है, मंडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा। हम ये जो क्लासेस में आपको गैप इसलिए देता हूं मैं कि ताकि जिस दिन आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, इंग्लिश वाला जो असाइनमेंट आपको सर प्रोवाइड करते हैं वो आप आधे पौने घंटे में कर लोगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ टाइम आप कल की मैथ की क्लास के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं डेली 6 दिन आपको मैथ पढ़ा दूं ना तो उतना आप नहीं कर पाओगे, उतना घर पे आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है ना। श्रुति, प्रेशर वाली क्या बात है, प्रेशर क्यों लेना है किसी भी चीज का। प्रेशर मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया पढ़ती है इसको। आपकी तरफ छुट्टी हुई है क्या कोई, रेगुलर की बात कर रहे हो आप, रेगुलर तो हो रही है क्लासेस। हाँ जी बिल्कुल, मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है। बस यही देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस होता है। अभी जो आप कर रहे हो ना, ये कभी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं हो सकता। क्लास के अंदर बैठ के कोई मुझे सजेशन नहीं दे सकता कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहती है कि मुझे सामने मुंह के किसी को कुछ नहीं बोलना। अब देखो पीठ पीछे कैसे मैसेज हो रहे हैं क्लास में, कभी ऐसा नहीं होता कि एक एक बच्चा कह रहा हो ऐसा करो सर, ऐसा करो सर, ऐसा करो। बस यही डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, और वो टीचर नहीं करता, आप स्टूडेंट ही करते हो, है ना। और फिर बाद में एडवाइस भी आनी शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और एक चीज अब ध्यान से सुन लो सारे, ऐसा ना हो कि मैं चैट पढ़नी बंद कर दूं, अब आपके डाउट रह जाएंगे फिर अगर मैंने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया तो प्लीज अभी ऐसे डिस्टर्बेंस वाली बातें मत करो कोई भी। ठीक है, बाद में क्लास के बाद में डाउट ले लेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ाना है वो मुझे पता है, टेंशन मत लो। अगर पढ़ाने में कोई कमी आ रही है ना तो मुझसे बात करो कि हाँ जी ये आपको नहीं आ रहा करवाना, ठीक है। बाकी छोड़ दो, कैसे करना है सिलेबस खत्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो सॉरी, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको 1 या 2% क्या होगा, कभी कोई एग्जाम देंगे उसमें जो जो उसमें टर्म्स यूज होती हैं उनको ही मिक्सअप करके आपको एक क्वेश्चन बनाया जाएगा बस। ठीक है, अब टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, देखो जब आप एग्जाम देते हो, जब कोई रिजल्ट आता है तो क्या होगा, उसमें टोटल मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स रहे होंगे, पासिंग मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स रहे होंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स रहे होंगे। ये तो होगी वैल्यूज की बात। इसके अलावा और क्या क्या होता है, पासिंग परसेंटेज होती है कई बार।
है ना। पासिंग परसेंटेज की मिनिमम 33% चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम 35% चाहिए पास होने के लिए, वो वाली चीज कह रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, पासिंग परसेंट चाहिए, और एक क्या होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज। ये 5 चीजें होती हैं, ठीक है, 5 टर्म्स होती हैं इन क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, समझ गए ना बात को। तो करना किस प्रकार से होता है आपने इसको, कि आपको क्या होगा कि आपको एक या दो वैल्यूज गिवन होंगी और बाकी सब में से कोई भी आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। इनमें से एक या दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी और बाकी कोई भी आपसे वैल्यू को पूछ सकता है। टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, पासिंग परसेंट और ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा ही परसेंटेज में होंगे 100%। टोटल मार्क्स को आपने हमेशा ही क्या मान के चलना है, 100% मान के चलना है। बाकी सब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। पासिंग मार्क्स का या ऑब्टेन मार्क्स का हमें खुद से आइडिया नहीं लगाना है, ठीक है। बस जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। तो समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है इसको। तो चलिए देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मैं असाइनमेंट से ही क्वेश्चन उठा रहा हूं डायरेक्टली, ताकि आपको भी पता चले कि लैंग्वेज किस तरीके से होती है इसकी, ठीक है। तो सारे के सारे अपनी असाइनमेंट निकाल लो, जितने भी स्टूडेंट हो सभी एक बार असाइनमेंट अपने सामने रख लो, और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लो, ठीक है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लो। तो 33rd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मिनिमम मार्क्स टू पास, कि एक एग्जाम में 36% मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है। आगे उसने क्या बोल दिया, स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसके 113 नंबर आते हैं और वो क्या करता है 85 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। जो आपको कई बार मैक्सिमम मार्क्स बोल देगा, कई बार बोल देगा मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, तो एक ही बात होती है, टोटल की बात हो रही होती है हमेशा ही, ठीक है। अब एक चीज समझना, फेल होना या पास होना ये टर्म कब यूज की जाती है। मान लो अगर आपको मैं ये कह दूं कि ए इज फेल्ड बाय 20 मार्क्स, ठीक है, कि ए जो है वो 20 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया। अगर आपको मैं ये कहूं कि ए जो है वो 20 नंबर से क्या हुआ है जी, फेल हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे, ठीक है, ये एक्स क्या है हमारे पास, पासिंग मार्क्स, कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे ए के उससे 20 नंबर क्या है जी, कम है, ठीक है। ए के उससे 20 नंबर क्या है, कम है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो ए के 20 नंबर और आ जाते तो ए भी क्या हो जाता, पास हो जाता। ए के नंबर क्या होंगे अभी यहाँ पे x-20, ए के मतलब अगर 20 नंबर और आ जाते हैं तो ए क्या हो जाता, पास हो जाता। पासिंग से कम नंबर होते हैं ये, ठीक है। ऐसे अगर कोई बोले कि भाई मैं 10 नंबरों से पास हो गया, तो 10 नंबर से पास होने का मतलब क्या होता है कि पासिंग से 10 नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है, पासिंग से 10 नंबर ज्यादा होंगे, समझ रहे हो ना बात को। अगर कोई फेल हो रहा है तो उसके पासिंग से नंबर कम होंगे, अगर कोई पास हो रहा है तो उसके पासिंग से नंबर ज्यादा होंगे, जितने नंबरों से वो पास और फेल हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था जी, अब आपने करना क्या है, देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो सिंपली क्या करना आपने कि जो चीज आपको परसेंटेज में दे रखी होगी वही चीज आपने देखना है वैल्यू में कितनी है, बस एक स्टेप करना बस आपने। जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे सॉरी एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, या तो एक वैल्यू दी होगी आपको परसेंटेज में,
या तो एक वैल्यू आपको परसेंटेज में गिवन होगा या फिर दो वैल्यूज आपको परसेंटेज में गिवन होंगी। ठीक है, तो पहले एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि जब भी एक वैल्यू आपको परसेंटेज में गिवन होगी वो वैल्यू आपने लिखनी है इस प्रकार से, और आपने देखना है कि ये वैल्यू एक्चुअल में है किसकी है। ठीक है, और जो जो परसेंटेज होगी हमारे पास, जिस चीज की भी हमारे पास ये परसेंटेज होगी उसी की वैल्यू आगे लिखेंगे हम। अब कैसे करना है ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपको बहुत कराने वाला हूँ, इसकी सारे करेंगे हम। ठीक है, तो 36% क्या है हमारे पास, पासिंग मार्क्स है। तो मुझे क्या चाहिए, अब इधर वाली साइड भी पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, और वो कैसे निकलेंगे समझना थोड़ा सा कि भाई क्या कहा उसने कि स्टूडेंट है उसके 113 नंबर आए और वो 85 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके 113 नंबर आए हैं और वो फेल हो गया 85 मार्क्स से। समझ रहे हो ना बात को? तो कितने नंबर चाहिए थे उसको पास होने के लिए? देखो 113 नंबर आने से अगर 85 नंबर से फेल होता है तो मतलब 85 नंबर उसके कम रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको, 113 प्लस 85। क्लियर है ना? तो यहां से मेरे पास 36% की वैल्यू आ जाएगी 198। ठीक है, 1% की मैं निकाल लूंगा 198 ओवर 36। क्लियर? और आपसे अब क्या पूछा गया है, टोटल मार्क्स की बताओ, टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे। तो भाई टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टोटल मार्क्स क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो जब टोटल मार्क्स 100% होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जिसकी वैल्यू पूछी होगी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है एंड में 1% निकाल के। इसको बस आगे सोल्व कर लो, जितना भी आएगा, जैसे 18 इंटू 2 और ये 11 से कैंसिल और ये 50 से कैंसिल, आंसर आएगा हमारे पास 550। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 550। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में आपको वो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन, एक सेकंड कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके जैसा पहले एक ना। चलिए ऐसा करो, एक क्वेश्चन लिखो फिर से आप, एक क्वेश्चन आप नोट लिखो, उसका आंसर करेंगे हम, ट्राई करेंगे एक बार। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये पर वन वैल्यू वाला है, सिर्फ एक ही है, तो हम एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा क्वेश्चन एक बार। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन in an examination a student got 344 marks. In an examination a candidate got 344 marks and declared failed by 8% marks. In an examination a student got 344 marks and declared failed by 8% marks. ठीक है, then find total marks if there is required 420 marks to pass. If there is 420 marks to required to pass. ठीक है, करिए, मतलब पास होने के लिए चाहिए 420 नंबर आपको। स्टूडेंट के आते हैं 344 मार्क्स और वो उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय 8%। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने मार्क्स पास, अपना टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे। जल्दी से आंसर दो सारे के सारे, तब तक मैं आपके देख लेता हूं कि आपने और क्या क्या लिखा हुआ है मेरी पीठ पीछे। ठीक है, हाँ जी, तो विजय बजाज कहते हैं कि सर यूपीएससी में इतना की लेवल होता है। पहली बात तो बेटा पीसीएस का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो।
तो ये चीज आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लेवल क्या है। आपकी खुद की एक ड्यूटी बनती है कि आपने 2012 का, 13 का, 15 का और 18 का पेपर खुद देखना है। ठीक है, ये पेपर आपने खुद एनालाइज करने हैं, खुद पेपर का लेवल देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कितना का लेवल आता है। ठीक है, मैंने देख रखे हैं, उसी हिसाब से मैंने असाइनमेंट्स बनाई है और आपको करवा रहा हूँ। आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ कि क्या ये सेम सेम है या नहीं है। ठीक है, बाकी जब मैं ये चीजें बता रहा था तो उसके बीच ही 47 क्वेश्चन का डाउट आ रहा था, कोई ना, आप उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, 47, ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे के सारे। 28th क्वेश्चन और 29th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बेटा कि 28th क्वेश्चन में टोटल मार्क्स ऑलरेडी गिवन है और 29th में पूछे हुए हैं। बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है वो। तो काफी अलग अलग आपके आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, कोई 950 कह रहा है, कोई 1100, कोई 1075। तो चलिए 950 काफी लोगों का आंसर आया, तो देखते हैं कि क्या आंसर रहेगा उसका। कि उसने क्या बोल दिया कि एक स्टूडेंट है, उसके 344 मार्क्स आए हैं और वो 8% से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 8% से क्या हो गया, फेल हो गया। अब उसको क्या बोला आपने, उसने क्या बोला आपको कि 420 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 420 मार्क्स चाहिए जी पास होने के लिए। ठीक है, तो आपसे बोला गया टोटल मार्क्स क्या रहे होंगे। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि जो चीज परसेंटेज में गिवन है पहले तो वो लिखो डायरेक्ट और फिर देखो कि इसकी वैल्यू कितनी है। अभी उसने क्या बोला कि वो 8% से फेल हुआ है, ये आपको गिवन है डिफरेंस ऑफ पासिंग मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने डिफरेंस है, कितने नंबरों से वो फेल हो रहा है, अपना 76 के अराउंड है ना जी, 56 हो गया, सॉरी 420 माइनस 344 करोगे तो 400 से देखो 56 का डिफरेंस और 20 और करोगे तो कितना आ जाएगा, 76 का डिफरेंस, यही बनेगा ना कुछ। ठीक है, तो 8% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 76 के अराउंड आ गया। अब हमारे पास जितने नंबरों से वो फेल हो रहा है, परसेंटेज में 8% से और वैल्यू में कितना है 76। आई होप ये चीज तो आपको पता चल गई होगी। हाँ जी, 334 था क्या? चलो कोई बात नहीं, जिनका 334 था 334 लिख लेना, डिफरेंस 86 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 76/8 और टोटल मार्क्स पूछे तो 100% निकाल लो इंटू 100 करके। ठीक है जी, तो 19 इंटू 4 होता है ये, जहां से 2 से कैंसिल हो रही है, 50 से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 950। क्लियर हो गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास जी, कितना आ जाएगा 950। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को इसके बारे में कि अगर 1% हो तो जो परसेंट गिवन है वही चीज आप वैल्यू में लिख लो। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखिए 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 34 में क्या है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स इन द पेपर एंड फेल 20 मार्क्स। भाई वैसे फेल्ड बाय 20 मार्क्स आएगा इसमें। ठीक है, कि एक एग्जाम हुआ जिसमें ए स्टूडेंट के 30% मार्क्स आते हैं और वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, एंड सेकंड स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स इन द पेपर एंड फेल एंड गोट 30 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। यही है ना, कि देखो एक स्टूडेंट है जिसके 30% मार्क्स आते हैं और वो 20 नंबरों से क्या हो जाता है, फेल, दूसरे के 40% मार्क्स आते हैं और वो 30 नंबरों से क्या हो जाता है, पास। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ पासिंग परसेंट क्या रही होगी, आपसे क्या पूछा गया है इसमें कि पासिंग परसेंट क्या रही होगी।
तो इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको सब कुछ ही निकलवा दूंगा, हर एक चीज आपको कंसेप्ट वगैरह सब कुछ बता दूंगा इसमें कि ए स्टूडेंट है, एक के 30% मार्क्स हैं और एक बी स्टूडेंट है, इसके 40% मार्क्स हैं। ठीक है, एक हो रहा है फेल, एक हो रहा है पास। जो फेल हो रहा है 20 नंबर से फेल और एक 30 नंबर से पास, ये हुआ 20 मार्क्स से फेल और ये 30 मार्क्स से पास। ठीक है जी। अब इसमें देखो बहुत कुछ आने वाला है आपका, ठीक है, कि आपको क्या क्या पूछ लेगा इसमें। एक तो पूछ लेगा टोटल मार्क्स क्या रहे होंगे, आपसे पूछ लेगा पासिंग मार्क्स क्या रहे होंगे, आपसे ए के मार्क्स पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, या फिर बी के मार्क्स पूछ सकता है। ठीक है, पासिंग परसेंटेज तो उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है, पास परसेंट तो उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो टोटल 5 तरह के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस टाइप में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही टाइप बनती है, क्योंकि इससे पहले वाले काफी इजी थे। ठीक है बेटा, कमेंट मत करो, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बोला है अभी, सुबह सुबह आप तंग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फाइनली अब मैं जाके चैट कर रहा हूँ बंद, आप मैसेज करते रहो, मुझे शो नहीं होगा, मैंने अपनी तरफ से हाइड कर दिया भैया। ठीक है, अब मेरी जब मर्जी होगी मैं तब देखूंगा, और जो लेटेस्ट वाले 2-4 मैसेज होंगे बस वही देखूंगा अब। ठीक है, अब करते रहो मैसेज, इतने करने हैं, सुधरोगे नहीं आप लोग सभी। मैं इधर देखता हूँ, मुझे भी तो डिस्टर्बेंस होती है ना, देखो कितना फ्लो टूट जाता है। तो चलिए देखो, 30% मार्क्स है, 20 नंबर से फेल, यहाँ पे 40% मार्क्स है और 30 नंबर से क्या हो गया, वो पास हो गया। तो इसमें पता क्या करना होता है, जब भी आपको दो वैल्यूज आ जाए परसेंटेज में, जब भी आपको दो वैल्यूज आ जाए, तो अब देखो हमें ये तो पता नहीं है कि इस 30% की कितनी वैल्यू होगी, और हमें ये भी नहीं पता कि इस 40% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो इस केस में हम पता क्या करेंगे, डिफरेंस लेके चलेंगे। इस केस में हम क्या करके चलेंगे, हम हमेशा डिफरेंस लेके चलेंगे। कितना आ गया हमारे पास जी, 10% का। कितना डिफरेंस आया है, 10% का। देखो ए के 30% मार्क्स हैं और बी के 40% मार्क्स हैं। आपने क्या करना है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में दो दो परसेंटेज मिलेंगी, तो आपने हमेशा क्या लेके चलना है जी, डिफरेंस लेके चलना है। समझ गए ना बात को। तो डिफरेंस कितने का आ गया, ये 10% का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया बच्चे, 10% का। अब वैल्यू में अगर डिफरेंस देखें, तो वैल्यू में डिफरेंस कैसे आएगा, देखो कि मान के चलो ये पासिंग मार्क्स हैं, ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, अब ए के कितने आए हैं, 20 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, मतलब बी के नंबर यहां रहे होंगे, है ना, 20 मार्क्स कम है, पासिंग से 20 कम रहे होंगे। ऐसे ए की बी की बात करें तो बी के 30 मार्क्स ज्यादा है पासिंग से, तो बी के मार्क्स यहां रहे होंगे। ठीक है, बी के मार्क्स यहां रहे होंगे, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ए और बी के नंबरों में कितने का डिफरेंस है, तो वो नंबरों में कितने का डिफरेंस आएगा, 50 का। ए के देखो, ए के 20 कम है और बी के 30 ज्यादा है। एक बच्चा जो है वो 20 नंबरों से फेल हो गया तो पासिंग से 20 कम है, एक बच्चा जो है वो 30 नंबर से पास हो गया तो पासिंग से 30 ज्यादा है। तो उन दोनों में जो नंबर्स का डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा, 50 नंबर का डिफरेंस। समझ रहे हो ना बात को। मतलब जब भी एक पास हो रहा हो और एक फेल हो रहा हो, तो डिफरेंस हमेशा कैसे आएगा, दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कैसे आएगा, दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे जब एक फेल हो रहा हो और एक पास हो रहा हो। अदरवाइज अगर दोनों पास हो रहे हैं तो माइनस करके आएगा डिफरेंस, और अगर दोनों फेल हो रहे हैं तब भी माइनस करके ही आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 50। तो बस अगर आपने ये चीज निकाल दिया ना, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे देखो 10% 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 आ जाएगी, 50/10 5। ठीक है, तो 1% की आगे वैल्यू 5। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स पूछे तो 1% बेटा 5 है, तो 100% कितना आ जाएगा, 500। ये आ गया आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता है कि बताओ ए के कितने नंबर हैं, तो ए के नंबर निकालना भी बड़ा आसान है कि देखो 1% की वैल्यू 5 है, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे देखो ए के कितने परसेंट नंबर थे, 30% है कि नहीं, ए के कितने नंबर थे, 30%। तो आप 30% की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 5 × 30, आंसर आ जाएगा आपका 150। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू 5, तो 40% की कितनी हो जाएगी, 5 × 40, कितना हो जाएगा, 200।
समझ रहे हो ना, ए की वैल्यू भी निकल आएगी, बी की भी निकल आएगी, टोटल मार्क्स भी निकल आएंगे। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस ले लेना है, तो ये चीजें वैल्यूज वाली चीजें ऑटोमेटिकली निकल आएंगी। क्लियर है? पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हो। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे कि भाई देखो, ए के 30% नंबर थे और वैल्यू में कितने नंबर आए हैं, 150, लेकिन 150 नंबर आने के बाद भी वो 20 नंबर से फेल हो रहा था, है ना। ए के देखो 150 मार्क्स आए हैं और 150 मार्क्स आने के बाद भी वो 20 नंबर से क्या हो रहा है जी, फेल हो रहा है। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 20 और चाहिए थे। ठीक है, तो कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास जी, 170। कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास जी, 170। समझ गए ना बात को? क्लियर है? और लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, पासिंग परसेंट। ठीक है, तो पासिंग परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास पासिंग मार्क्स आ गए 170, टोटल मार्क्स कितने थे हमारे पास 500, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना रहेगा हमारा 34%। आंसर कितना रहेगा हमारे पास जी, 34%। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले ये देखो, अगर आपसे मान लो इनमें से पासिंग परसेंट छोड़ के, इसको रहने दो अभी, ठीक है, पासिंग परसेंट छोड़ के बाकी चारों में से अगर कुछ भी पूछे तो इससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए ना बात को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पासिंग परसेंटेज जो क्वेश्चन में पूछा है वो निकालने वाला हूं अब। ठीक है, चलिए अब देखिए पासिंग परसेंट कैसे निकालना है। पासिंग परसेंट को निकालने का देखो, एक तो सिंपल मेथड है कि भाई ऑप्शन देख लो, पहला मेथड वही है, आपको दूसरा भी कराऊंगा, पहला ये देख लो कि भाई ए के 30% नंबर थे और वो फेल था, ए के 30% नंबर थे और वो फेल था, बी के 40% नंबर है और उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब ये 40% जो है ये पासिंग परसेंट से ज्यादा की वैल्यू है और ये जो 30% है ये पासिंग परसेंट से कम की वैल्यू है, यही है ना। तो आप ऑप्शन देख लो कि ऐसी कोई ऑप्शन जो 30 से ज्यादा हो और 40 से कम हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 था ये, तो ऐसी कौन सी वैल्यू थी जो 30 से ज्यादा थी और 40 से कम थी, तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें 34%। आंसर तो डायरेक्ट ही निकल गया यहाँ पे, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आता है पासिंग परसेंटेज का तो पहले ऑप्शन देखो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन हो जाती है 2, तो जब ऑप्शन 2 हो जाती है तो उस केस में किस प्रकार से किया जाता है वो भी समझते हैं हम। जैसे ये देखो, डिफरेंस लिया, 1% की वैल्यू क्या आ गई, 5, ये तो हमें पता ही है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। ठीक है, अब देखो जी, आपको क्या चाहिए, पासिंग की परसेंटेज। ठीक है, अब हमें पता है कि ए के मार्क्स है 30% और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। अगर मैं पासिंग की बात करूं तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ध्यान से समझना, 30% प्लस 20 मार्क्स, यही होगा ना। पासिंग मार्क्स कितने होंगे जी, 30% प्लस 20 मार्क्स, यही है। तो अगर मैं मान लो 30% को 30% ही रहने दूं और 20 मार्क्स की मैं परसेंटेज फाइंड आउट करके यहां लिख दूं, तो ऐड करके जो परसेंटेज बनेगा क्या वो पासिंग परसेंट नहीं बन सकता? समझ रहे हो ना बात को? मैंने क्या कहा फिर से कि देखो पासिंग मार्क्स है क्या, 30% प्लस 20 मार्क्स, इसमें 20 मार्क्स अगर ऐड कर दूं ए के नंबरों में तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। ऐसे पासिंग परसेंट क्या होगी, 30% प्लस ये जो 20 मार्क्स है, मैं इनकी परसेंटेज निकाल देता हूं कि कितनी बनती है इनकी परसेंटेज। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो इस 20 मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि देखो 1% की वैल्यू 5 है, तो इस 5 को अगर मुझे 20 बनाना है तो मैं गुना 4 कर दूं, इस 5 को अगर मुझे 20 बनाना है तो गुना 4 कर दूं, तो यहां भी क्या कर दूंगा, गुना 4 कर दूंगा, मतलब 4% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। सिंपल सा फंडा है ना भाई, 1% अगर 5 के बराबर है तो 4% भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो 20 मार्क्स है ये परसेंटेज में कितने हैं जी, 4% है, तो मैंने 4% डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया, आंसर कितना आ गया, 34%। मतलब अगर आपसे पासिंग परसेंट पूछा है ना तो आपको ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका जो आपको बुक्स में होगा वो यही होगा कि आप क्या करो, पासिंग मार्क्स निकालो, टोटल मार्क्स निकालो, फिर परसेंटेज निकालो, इतना काम नहीं करना आपको यार, आधी चीज ऑलरेडी गिवन है, आपने इन नंबर्स का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट बनना है जहां से, और वो ऐड कर देना बस। तो आंसर कितना रहेगा आपका, 34%। क्लियर हो गया ये सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन 35 में आपने टोटल मार्क्स नहीं निकालने,
टोटल मार्क्स निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहले 35th क्वेश्चन में मुझे बताओ कि पासिंग परसेंट क्या रही होगी। 35th क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि पासिंग परसेंट क्या रही होगी। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी बेटा, देखो 10% इज इक्वल टू 50 किस तरीके से आया, देखो यहाँ पे ए और बी में कितने का डिफरेंस है परसेंटेज में, 10% का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है जी, 10% का है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए 20 नंबर से फेल हो रहा है और 20 30 नंबर से पास हो रहा है, तो इनमें आपस में कितने का डिफरेंस होगा। किसी पर्सन के, देखो ये मान लो पासिंग मार्क्स है, किसी पर्सन के 20 नंबर कम है और किसी पर्सन के 30 नंबर ज्यादा है, तो ये डिफरेंस कितना बनेगा, 20 + 30 50। ठीक है, तो इसीलिए 10% की वैल्यू क्या आएगी, 50। ये डिफरेंस की वैल्यू है। तो 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 1% कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अमन Q&A में लिख दो जो लिखना आपने। जो आपका डाउट है Q&A जो ऑप्शन है वहां पे लिख लो अमन। बिल्कुल, पासिंग परसेंट सभी निकाल लो, 28% आ रहा है सभी का, वेरी गुड, मतलब समझ आ चुका है सभी को। ठीक है, चलिए ठीक है। टोटल मार्क्स छोड़ो, वो तो सिंपल ही होंगे, मेरा था परसेंटेज मार्क्स निकालने का मेन मकसद। देखो एक 35th में क्या कह रहा है कि 25%। अब जिनको डाउट था ना पिछले क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा इस बार। कि एक स्टूडेंट है, उसके 25% नंबर आते हैं, 15 नंबर से फेल, एक के 32 आते हैं और वो 20 नंबर से पास। है ना, ए के मान लो 25% नंबर आते हैं और वो 15 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और बी के 32% आते हैं और वो 20 मार्क्स से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आपसे पूछा गया पासिंग परसेंट क्या रही होगी। ठीक है, तो आपने करना है क्या है कि जब भी आपको 2% गिवन होंगी तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डिफरेंस लेना। ठीक है, तो डिफरेंस कितने नंबर का है, जहां पे 25 और 32% में अगर देखा जाए तो बच्चे डिफरेंस कितने का है, 7% का। डिफरेंस कितने का है जी, 7% का है। ठीक है, तो ये जो 7% का आपका परसेंटेज में डिफरेंस आया है, यही चीज वैल्यू में कितनी होगी। एक बच्चा 15 मार्क्स से फेल हो रहा है, मतलब पासिंग से 15 नंबर कम है, और एक 20 नंबर से पास हो रहा है, मतलब पासिंग से 20 नंबर ज्यादा है। तो डिफरेंस कितने का होगा, टोटल 35 नंबर का, 35 मार्क्स का। ठीक है, तो 7% की वैल्यू आ जाएगी 35 मार्क्स, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मार्क्स। देखो ना, सिंपल सी बात है, 1% अगर 5 है तो 100% टोटल मार्क्स 500 आंसर आएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था कि बताओ पासिंग परसेंट क्या रही होगी। तो बच्चे पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे कि ए के देखो 25% मार्क्स ऑलरेडी है। ठीक है, बस इसमें अगर मैं 15 जो मार्क्स उसके एक्स्ट्रा आने चाहिए थे पास होने के लिए, अगर मैं उसकी परसेंटेज ऐड कर दूं तो क्या बन जाएंगी, पासिंग परसेंट बन जाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो 1% की वैल्यू 5 मार्क्स है, तो 15 मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3% होगी कि नहीं। ये देखो 15 मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3%, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई। तो इस 15 मार्क्स की जो परसेंटेज है 3%, अगर मैं वो ऐड कर दूं तो 28% क्या बन जाएंगे हमारे पास, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, 28% विल बी द पासिंग मार्क्स। क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब में से किसी को भी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता सकता हूं इसका, और वो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 81।
असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 81, जल्दी से कर लो इसको भी। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 81, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 81 करो, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया 25%, ठीक है। एक के 20% मार्क्स है, 30 नंबर से फेल, एक के 32% मार्क्स है, 42 नंबर से गया, पास हो गया वो। तो 12% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू क्या आ गई होगी 6। इस क्वेश्चन में 1% की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई आपके पास। 1% इज इक्वल टू 6 आ गया होगा, ठीक है। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। तो जो पहला स्टूडेंट था उसके 20% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, है ना। तो इन्हीं 30 मार्क्स की परसेंटेज निकाल के ऐड कर देते हैं। तो 30 मार्क्स की परसेंटेज क्या रही होगी, 6 नंबरों का अगर 1% बनता है तो 30 नंबरों का 5% बनेगा। आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 25%। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टाइप बचेगी वो आएंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि वो काफी बच्चों का डाउट था, मुझे व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेस आए थे कल उसके, कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 36 एंड 37 है ना। तो 36 और 37 मार्क क्वेश्चन कैसे करना वो देखो। ऐसा करना 36 आप खुद करना, 36 में करवा देता हूं। तो क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ, a reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 3 kg more for 120 then the original price of sugar। बताइए क्या क्या रहा होगा, ठीक है। कह रहा प्राइस जो है ना वो 20% कम हो गया जिसकी वजह से जो परचेज कर रहा है सामान उसको 3 किलो ज्यादा मिल रहा है 120 रुपए में। 120 क्या होगा उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहा है वो, तो 120 रुपए में अब उसको पहले से 3 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा शुगर का। ओरिजिनल प्राइस पहले समझो, ओरिजिनल प्राइस होता क्या है जी। देखो जी, पहले जो प्राइस रहता है, जो इनिशियल प्राइस रहता है, इनिशियल वैल्यू जो भी रहती है उसको बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। फिर उस वैल्यू को कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। जो प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है 20%। तो कभी प्राइस डिक्रीज होगा कभी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनती है, ठीक है, उसको और क्या क्या कहा जाता है, आपको कह देगा डिक्रीज्ड प्राइस, फाइंड डिक्रीज प्राइस, फाइंड इंक्रीज्ड प्राइस, या फिर आपसे पूछ लेगा फाइंड न्यू प्राइस। आपसे क्या पूछ लेगा, फाइंड न्यू प्राइस। तो इनिशियल वैल्यू बोला जाता है ओरिजिनल, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू बोला जाता है इनिशियल वैल्यू को, और अगर न्यू प्राइस या न्यू वैल्यू पूछ ले तो वो वैल्यू किसकी होगी, फाइनल वैल्यू की, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल प्राइस, मैं आपको न्यू प्राइस भी निकलवाऊंगा इसी क्वेश्चन में ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो पहली लाइन क्या कहती है, द रिडक्शन ऑफ द 20% ऑफ प्राइस, कि प्राइस डिक्रीज हुआ है 20%, ठीक है। तो अगर प्राइस 20% डिक्रीज होता है तो ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो क्या रहेगा, पहले तो ये निकालना आपने। प्राइस का हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो निकालेंगे। बाकी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप है, लेकिन ये हम परसेंटेज में भी हमने करा हुआ है जो ऑलरेडी। तो देखो कैसे करना है।
तो 20% प्राइस हुआ था डिक्रीज, तो 20% क्या होता है, जब डिक्रीज होगा तो फ्रैक्शन बनती है 4/5। 20% जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो फ्रैक्शन कितनी बनती है जी, 4/5। 5 होती है जी इनिशियल वैल्यू, 4 होती है फाइनल वैल्यू। और अभी हमने क्या सीखा कि इनिशियल वैल्यू किसको बोलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू को, और फाइनल वैल्यू किसको बोलेंगे, न्यू वैल्यू को। ठीक है, तो रेशियो क्या बननी चाहिए, 5/4। ठीक है, रेशो क्या बननी चाहिए, 5/4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि भाई अगर प्राइस का रेशो 5/4 है तो बच्चे क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा जी, क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा, 4/5। क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा 4/5। ये हमने करा था ना लास्ट क्लास में, थोड़ा आपको आइडिया होगा कि क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक चीज समझना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बाद, ये पहली लाइन को सोल्व करा है मैंने अभी तक, बस पहली लाइन को सोल्व करा है कि जब उसने कहा था द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, बस इतना सोल्व किया मैंने अभी तक। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि उसको ना 3 किलो ज्यादा मिलता है पहले से, उसको क्या करता है, अगर वो 120 रुपए खर्चा करता है तो उसको पहले से 3 किलो सामान क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो कि पहले उसको मिलता था रेशो में 4 वैल्यू, क्वांटिटी का रेशो है ना 4/5, पहले उसको मिलता था 4 वैल्यू, अब उसको मिलती है 5 वैल्यू। तो रेशो में कितना ज्यादा मिल रहा है, 1 kg। रेशो में कितना ज्यादा मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि नहीं। और यही जो 1 है ये वैल्यू में कितने को रिप्रेजेंट करता है, 3 kg को, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसको 3 किलो ज्यादा मिल रहा है। समझ आ गया सभी को। अब आप देखो कि रेशियो में ये जो 1 इंक्रीज हो रहा है, अगर ये 3 के बराबर है, एक की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 किलो के बराबर। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 किलो के बराबर, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 15 किलो के बराबर। ये तो सिंपल ही है ना, रेशो का कंसेप्ट है सिंपल। ठीक है, कि भाई देखो प्राइस का हमने फ्रैक्शन बनाई 5, प्राइस का रेशो 5/4, क्वांटिटी का 4/5, तो क्वांटिटी रेशो में ज्यादा मिल रही है 1, और यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा मिलती है, 3। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 4 की हो जाएगी 12, और 5 की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, क्लियर हो गया ना। अब आपसे सिंपली क्या पूछा गया है कि बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगा, देखो जी, आपको 120 रुपए में पहले कितना सामान मिलता था, 12 किलो। 120 रुपए में अगर 12 किलो सामान मिल रहा है तो क्या रेट रहा होगा 1 किलो का, 10 रुपए किलो, यही होगा ना। प्राइस क्या होता है जी, एक्सपेंडिचर ओवर क्वांटिटी। तो 120/12 आंसर आएगा 10 रुपए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है। अगर आपसे पूछे कि बताओ न्यू प्राइस क्या रहा होगा, तो न्यू प्राइस किस तरीके से निकालेंगे, ये एक्सपेंडिचर ओवर क्वांटिटी, जो न्यू क्वांटिटी रही होगी उसकी 15 किलो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 kg, 8 रुपीज/kg। समझ रहे हो ना बात को, बस रेशो को रिवर्स किया और आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी, फिर से एक बार करना है तो फिर से एक बार करते हैं इसको हम, कि देखो जी पहली लाइन, एक लाइन पढ़ी और उसको जितना सॉल्व कर सकते हो पहले वो कर लो। उसने कहा कि प्राइस डिक्रीज हुआ बाय 20%, तो प्राइस डिक्रीज 20% हुआ तो 4/5 बनेगा रेशियो, तो मैंने लिख दिया ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 5 है और फाइनल कितनी है 4। तो प्राइस का रेशियो अगर 5/4 है तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, मतलब अगर पहले क्वांटिटी 4 मिलती थी तो अब रेशियो में कितनी मिलेगी, 5, तो एक क्वांटिटी बढ़ी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की अगली लाइन क्या कहती है कि क्वांटिटी कितनी बढ़ी है, 3 किलो। तो अगर इस एक के बढ़ने से क्वांटिटी 3 किलो बढ़ती है तो 1 की वैल्यू रेशियो में 3 के इक्वल होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 12, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। 4 की वैल्यू होगी 12, 5 की हो जाएगी 15। समझ गए ना बात को, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछेगा कि बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो प्राइस कैसे निकालेंगे हम, कि भाई 120 रुपए में पहले वो 12 किलो खरीदता था, तो जब ओरिजिनली वो 12 किलो खरीदता था 120 रुपए में, तो पर हेड कितना आया होगा, 10, मतलब 1 किलो पे कितना आया होगा, 10 रुपए। प्राइस तो 1 किलो का ही होता है ना हमेशा। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ पेट्रोल का प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 लीटर का प्राइस बताओगे ना। ऐसे ही प्राइस क्या होता है हमेशा, पर केजी। ऐसे अगर आपसे न्यू प्राइस पूछे तो 120 रुपए में अब कितना सामान खरीद रहा है वो, 15 kg, तो 120/15 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 रुपीज/kg। क्लियर हो गया ना सभी को ये, ठीक है। छोड़ो यार,
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करके देखो, क्वेश्चन नंबर 37 करके देखो फटाफट, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का। बट सर इट विल कंज्यूम मोर टाइम टू सॉल्व। बेटा वो आपको लग रहा है ना, अभी पहली बार तो देखा क्वेश्चन को, टाइम तो लगता ही है स्टार्टिंग में। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कुछ और देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालो फटाफट, 37 क्वेश्चन कुछ निकालो, फिर कुछ और बताता हूँ आपको इसके बारे में। हाँ जी, तो आंसर आने शुरू हो चुके हैं, 27.5, 22.5। ध्रुव जो डाउट है ना आपका, हैंड रेज मत करो, जो आपका डाउट है Q&A में लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, जो Q&A में लिख रहे हैं, जैसे एक बार समझो, देखो जैसे अमोल गुप्ता है, देखो पर्सनली लेना इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बुरा लगे तो मान भी लेना, कोई चक्कर नहीं है। अमोल भी, जसप्रीत देओल भी और गुरदीप सिंह भी। एक ने लिखा है कि सर देयर इज अ शॉर्टकट कैलकुलेशन ऑफ 41 एंड 43। एक ने लिखा है सर 32 का हिंट प्लीज। एक ने लिखा है 18th क्वेश्चन भी करवा दो प्लीज। एक बार बताओ यार, आप अलग चल रहे हो क्या? आप अलग चल रहे हो, ये बताओ। 41 क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन कुछ और है। ऐसे ही कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अपना कर देते हो है? ये कोई बात है यार? मुझे बताओ एक बार, खुद बताओ, क्वेश्चन में टाइप आपको कोई और करवा रहा हूँ, आपके डाउट कोई और है? ऐसे मतलब रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, चलो ये मुश्किल लग रहा है, जब लिख दो। ऐसी चीजें मत करो यार बिल्कुल भी, ठीक है। और हैंड रेस बिल्कुल मत करो, कोई डाउट है आपका Q&A में लिखो, और बिल्कुल रेलेवेंट डाउट होना चाहिए आपका। डाउट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक विच वी आर डूइंग राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि किस कहीं से भी रैंडमली उठा लो, क्वेश्चन कोई कर रहे हैं, आंसर कोई दे रहे हो। और इन नामों का मुझे कोई आंसर दिख भी नहीं रहा वो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ ना, आंसर नहीं आ रहे आपके, मैं देख रहा हूँ आंसर आ ही नहीं रहे आपके। यार सॉरी मत लिखो प्लीज यार, बच्चे थोड़ी हो आप सभी, बच्चे नहीं हुए, समझदार बनो थोड़े से। हाँ जी, 27.5 आंसर आ रहा है। अब देखो इसका करने का एक और तरीका भी होता है, अगर मान लो आपको ये वाला तरीका थोड़ा लेंथी लग रहा है ना, पर एक तरीका और होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो देखो जी, न्यू वैल्यू अगर न्यू प्राइस अगर आपसे वो पूछे ना, तो डायरेक्ट एक तरीका होता है कि जो चीज आपको परसेंटेज में गिवन है वो लिखो, मल्टीप्लाई जो चीज आपको रुपीज में गिवन है वो लिखो, डिवाइड बाय क्वांटिटी। ये एक तरीका होता है न्यू प्राइस निकालने का, ठीक है। ये होता है कि न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज इंटू रुपीज ओवर क्वांटिटी। ऐसे अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना हो, ओरिजिनल प्राइस का बन जाता है परसेंटेज इंटू रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिवर्स फ्रैक्शन। रिवर्स फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होती है रिवर्स फ्रैक्शन, अभी बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 को ही लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या है। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो एक चीज आपको परसेंटेज में गिवन होगी कि कभी प्राइस इंक्रीज होगा और कभी डिक्रीज होगा, कुछ भी हो परसेंटेज में होना चाहिए बस, ठीक है। एक चीज आपको रुपीज में गिवन होगा, जो एक्सपेंडिचर होता है, कभी 120 होगा, कभी 240 होगा, 360, कुछ भी हो सकता है। एक चीज आपको क्वांटिटी में गिवन होगी कि इतना सामान आपको कम मिल रहा है, इतना सामान आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो रिवर्स फ्रैक्शन है, ये रिवर्स फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे प्राइस अगर 20% डिक्रीज हुआ है, तो फ्रैक्शन क्या बनती है, 4/5 ना। 20% अगर प्राइस डिक्रीज होता है, तो फ्रैक्शन क्या बनती है, 4/5। रिवर्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई आपने 4/5 से नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, रिवर्स करके चलना है, 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का देखो, 36 क्वेश्चन था ना पिछले वाले, तो उसको देखो कैसे करना है कि क्या कहा था, ओरिजिनल प्राइस पूछा था,
तो परसेंटेज कितना था 20%, मतलब 20/100 इंटू रुपीज, रुपीज कितने थे 120 रुपए, ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितनी थी 3 किलो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिवर्स फ्रैक्शन कितनी थी 5/4, 4/5 का क्या करोगे 5/4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप करके देखो यही निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10, तो 10 रुपये पर केजी आया था ना आंसर, ठीक है, 10 रुपीज केजी आ गया था, तो यही इस क्वेश्चन का कह रहेगा आंसर रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37, इसमें भी लगाते हैं, चलो यही चीज, आपको क्या क्या गिवन है 20%, 3.5 और 385, तो 20% है तो 20/100 इंटू 385 ओवर 3.5, हाँ जी यही रहेगा ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या हो रहा था 20% डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज मतलब 4/5 है, तो क्या हो जाएगा 5/4, बस इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है, बस इसको याद रखना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, वो वाला क्या था सिंपल कंसेप्ट चल रहा था वो, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस। तो सॉल्व कर लो, पहले पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिवाइड बाय 10 होता है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अब 7 से ये भी 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35, और 2 से डिवाइड होगा तो 27.5, सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है जी, करवा दिया बेटा, 37 भी हो गया, ये 37 ही था, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप रेशियो से ही करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, बाकी अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, पर इसके लिए याद रखना है ज्यादातर क्वेश्चन में न्यू प्राइस पूछता है, तो न्यू प्राइस में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस यही है, परसेंटेज इंटू रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो बोल्ड में लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है, सुनहरे अक्षरों में इस फॉर्मूले को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेंगे और पक्का आते हैं पेपर में ये मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन है इसके, पंजाब के तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। पहले वाले मेथड से करवा दूं, पहले से करवा देता हूं, देखो प्राइस 20% अगर कम हुआ है तो प्राइस का रेशियो रहेगा ओरिजिनल और न्यू का 5/4, क्वांटिटी का रहेगा 4/5, तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है रेशियो में 1, और वैल्यू में कितनी हो रही है 3.5, तो अगर एक की वैल्यू 3.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, गुना 3.5 कर लो, 4 गुना 3.5 कितना आता है 14, और यहाँ पे भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, मत करो चाहे, क्योंकि न्यू प्राइस तो आपसे पूछा ही नहीं है, तो आपको हमें ये पता चल गया कि ओरिजिनली वो 14 किलो खरीद रहा था पहले, ठीक है, ओरिजिनली अगर वो 14 केजी पहले परचेज कर रहा था कितने में 385 में, 385 में अगर वो 14 केजी परचेज करता है तो पर केजी कितना रहा होगा, 14 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 27.5। वैसे कैलकुलेशन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही रहेगी, उसमें क्या है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला सा बताया उसमें थोड़ी सिस्टमेटिकली है कि हाँ ऐसे ही करना है सीधा, ठीक है, और इसमें क्या है थोड़ा रेशियो कन्वर्ट करके करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टाइप बची है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम्स, ध्यान से पढ़ना उस सभी को, फ्री के नंबर होते हैं वो, जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं ना वो फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के, इतना सिंपल होता है ना, बस परसेंटेज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। कोई बात नहीं मोहित, आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज बुक, आज मैं फिर से डाल दूंगा उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम्स, तो ये होती क्या है लॉजिकल वेन डायग्राम्स, कुछ इस तरीके से होती है, देखो आपने कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरीके से कुछ शेप बनी होती है, ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से शेप बनी होती है और यहाँ पे कुछ लिखा होता है, कुछ नंबरिंग होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है नंबरिंग्स होती है, जैसे 12 13 8 10
7, 5 एंड 9। इस तरीके से नंबरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोल देता है, कुछ डायरेक्शंस गिवन होती हैं आपको, मैं पूरा क्वेश्चन ही बताता हूं। एक डायरेक्शंस गिवन होती हैं कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन्स, उसके बाद आएगा सर्कल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस होंगी और ये तीन चीजें जो आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन होगी हमेशा डायरेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मान के चलना कि ये जो वेन डायग्राम होती है ना, एक क्वेश्चन तो चलो आएगा ही आएगा, अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो इसमें दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके नीचे आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे यूपीएससी का अगर आप पेपर देखोगे ना, 2018 का पेपर देखो, 2019 का पेपर देखो, उसमें आपको वेन डायग्राम का एक एक क्वेश्चन मिला था, लेकिन उससे पहले 17, 16 और 15 में एक एक क्वेश्चन के नीचे तीन तीन क्वेश्चन आया करते थे पहले, ठीक है। सिमिलरली पीसीएस में भी ऐसे ही आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा होता तो है नहीं, कॉपी करते हैं यूपीएससी की, ये भी करने की मतलब कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वेन डायग्राम के ऊपर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, हमने आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको ये कहेगा कि फाइंड हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर हु आर ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि बताओ कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है कि देखो जी, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है सर्कल, ठीक है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है जी सर्कल। उसके बाद बात करें हम स्पोर्ट पर्सन की, तो स्पोर्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करती है रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब जो सर्कल और रेक्टेंगल है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या होने चाहिए जी, स्पोर्ट्स पर्सन। ऐसे पूरा लिखा होगा, आगे एक और लाइन होगी, बट नॉट टीचर्स, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसी एक प्लेस चाहिए जहां पे सर्कल भी आता हो, रेक्टेंगल भी आती हो, लेकिन ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है बट नॉट टीचर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो ये वाला हिस्सा खत्म कर दो, क्योंकि इस पूरे हिस्से में आपको रेक्टेंगल नहीं मिलेगी, ये भी खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ सर्कल नहीं है, इसमें ट्रायंगल है तो ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर क्या होगा, नहीं। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर क्या होगा हमारे पास, 9। मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपको रीजनिंग वाली वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो, और ये रीजनिंग वाली वेन डायग्राम ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक और चीज, और क्या क्या पूछ लेगा आपको, आपको ये कह देगा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, how many people belongs to only two professions, ठीक है, कि कितने पीपल हैं जो सिर्फ दो प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप बताओ कितने ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ दो प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, ओनली टू प्रोफेशंस। तो जल्दी से मुझे अब आंसर बताइए कितने हैं टोटल, ध्यान से आंसर दीजिए बच्चे, ध्यान से ध्यान से। बिल्कुल है ना, देख के पता चलता है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली टू का मतलब क्या है कि ओनली वन भी नहीं होना चाहिए, ये वो ओनली वन है, कैंसिल हो गया।
3 वाले भी नहीं होने चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 10, 9 और 7। तो 10 + 9 + 7 कितना आंसर आता है 26। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये पहली टाइप है हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम में, फर्स्ट टाइप है ये वाली, समझ गए ना बात को। लॉजिकल वेन डायग्राम में फर्स्ट टाइप इस तरीके से आती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर रहा हूं रिपीट बच्चे फिर से। उसने कहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दो पर्टिकुलर सिर्फ दो पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। प्रोफेशन मतलब कि या तो टीचर होना चाहिए, या स्पोर्ट पर्सन, या फिर डॉक्टर। तो इनमें से कोई दो को बिलोंग करने वाला, दो को बिलोंग करने वाला मतलब कि ये जो 12 है ये सिर्फ सर्कल में आ रहा है ना, तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, तो इनको छोड़ दो। 13 सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा है तो इनको भी छोड़ दो। 8 आ रहा है ट्राइंगल में तो इनको भी छोड़ दो। और ये जो 5 है ये सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो ये 3 प्रोफेशन में आ रहा है, इनको भी छोड़ दो। आपको बोला गया सिर्फ दो प्रोफेशन वाले, तो दो प्रोफेशन वाले कौन से 9, ये 10 और ये 8। तो कितना आ गया टोटल मेरे पास 26। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, कि सर्कल को इनको देख के, डायग्राम को देख के आपने आंसर करना है, ठीक है। डायग्राम को देख के आपने क्या करना है, आंसर करना है बस इस क्वेश्चन में। तो एक टाइप तो देखो ये होगी हमारे पास, जो कि सबसे सिंपल बेसिक टाइप होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जब वेन डायग्राम परसेंटेज के साथ आती है तब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब थोड़ा सा बेसिक करने का टाइम आ गया इसका। अब देखो जो परसेंटेज में आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनती है, ठीक है। परसेंटेज में आपको दो वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और ये दो वेन डायग्राम इस तरीके से बनती है, दो चीजों की वेन डायग्राम इस तरीके से बनती है, ठीक है। दो चीजों की वेन डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनती है। मान लो एक सर्कल, जैसे मान लो एक वैल्यू मेरे पास ए है और एक वैल्यू मेरे पास बी है। कौन सा क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, कैसे पता चलेगा परसेंटेज में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी दो लोग हैं और इनकी मुझे वेन डायग्राम बनानी है, तो दो लोगों की वेन डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनती है, आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए ये, समझिए ना बात को। अब होता क्या है कि ये पूरा सर्कल जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ऐसा पार्ट जिसमें सिर्फ ए रह रहा हो, ओनली ए, तो ओनली ए वाला पार्ट ये वाला होगा, ये वाला, इसको छोड़ दो। ये वाला पार्ट रहेगा ओनली ए का, ये पार्ट रहेगा ओनली बी का, और ये रहेगा जिसमें ए और बी दोनों आएंगे, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ए और बी का, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वेन डायग्राम, इसे कहा जाता है वेन डायग्राम। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि सिंगल माइनस डबल इज इक्वल टू टोटल। अब समझ कह रहे आपको लग रहा होगा कि सिंगल डबल क्या होता है। ये सिंगल मतलब ये वाली वैल्यूज ए और बी, इसे कहा जाता है सिंगल वैल्यूज। ए एंड बी को बोला जाता है डबल वैल्यू, और सिंगल वैल्यूज में से अगर डबल वैल्यूज माइनस कर दो तो क्या बनेगा मेरे पास टोटल, जो टोटल वैल्यूज रही होंगी, ठीक है। तो ये होता है वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे, ये ओनली ये वाला हिस्सा ओनली ए, ये वाला हिस्सा ओनली बी, और ये वाला हिस्सा होगा ए एंड बी का, पूरा सर्कल क्या होगा ए। देखो ए में और ओनली ए में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ए लिखूं मैं सिर्फ कि ए इज इक्वल टू 30, तो मतलब ये पूरा सर्कल 30 है, ओनली ए प्लस ए एंड बी इन दोनों को मिला के 30 बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओनली ए की बात करूं तो उसमें बी का कोई पार्ट नहीं होगा, वो सिर्फ ए का अपना इंडिविजुअल पार्ट होगा, ठीक है। और सिंगल माइनस डबल किसके बराबर होगा, हमेशा ही टोटल के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना सभी को ये, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको, जैसे कि असाइनमेंट का ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड बस। आप इसको नोट कर लो तब तक।
हाँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ सिंगल और डबल में फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। जो सिंगल होता है ना बेटा, सिंगल होता है सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसे बोला जाता है सिंगल वैल्यूज। ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज को क्या बोला जाता है? सिंगल वैल्यूज। ओनली वाले को कुछ नहीं बोलना आपने। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को क्या बोला जाता है? सिंगल वैल्यूज। और डबल वैल्यूज बोला जाता है ए एंड बी का कॉमन पार्ट जो होता है उसको। ठीक है, इसको बोला जाता है डबल वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 में क्या कह रहा है वो आपको, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल्ड इन इंग्लिश एंड 13 मैथमेटिक्स। If 12 students failed in both English and mathematics, then the number of students who passed in both subjects. कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर बोथ वर्ड का यूज हुआ है, बोथ या ओनली वर्ड का यूज हुआ है, तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन किसका है? वेन डायग्राम का है। आंखें बंद करके वेन डायग्राम का क्वेश्चन बना लेना। देखो ना, उसने क्या बोला है कि भाई 50 इंग्लिश में फेल हो गए, 30 मैथ में फेल हो गए, 15 दोनों में, 12 दोनों में फेल हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी ऐसी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी? वो क्वेश्चन कौन सा होगा? हमेशा ही वेन डायग्राम का। ठीक है, अब देखो 15 मिनट पहले मैंने आपको इतना समझाया था कि फालतू मैसेज मत करना। अब खुद देखो एक बार चैट में जाके कि क्या लिखा हुआ अभी आपने। नाम भी आपका हेल्प बॉय है और काम भी आप वही कर रहे हो। रेशियो परसेंटेज की और असाइनमेंट दे दो बेटा, जब मुझे जरूरत लगेगी ना मैं दे दूंगा, जब मुझे जरूरत लगेगी दे दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप। ठीक है, जितना करवा रहा हूँ अगर उतना भी कर लोगे ना तो मजे से 180 नंबर आ जाएंगे आपके आराम से। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल मैं 17 टॉपिक कराने वाला हूँ, 17 से 18। हर टॉपिक के आपको 70-80 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, तो लगभग आप मान के चलो कि 1500 क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस कर लोगे, विच इज सफिशिएंट आई थिंक। और इतने ही आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आपको मंडे को टेस्ट होगा, वो अलग से क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए करना किस तरीके से। टोटल 100 स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वेन डायग्राम है, इसी को ही थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। उसने बात करी है इंग्लिश और मैथ की, है ना, कि 50 फेल हुए हैं इंग्लिश में, 30 फेल हुए हैं मैथ में। तो 50 फेल हो गए इंग्लिश में, 30 फेल हो गए मैथ में। अगर वो ओनली वर्ड का यूज करता है, ध्यान से सुनना, अगर वो ओनली वर्ड का यूज करे तो अंदर लिखेंगे, अगर ओनली वर्ड का वो यूज नहीं करे तो बाहर लिखेंगे। ठीक है, उसने बोला है 50 फेल्ड इन इंग्लिश। अगर वो ये बोलता कि 50 फेल्ड इन ओनली इंग्लिश तो फिर हम अंदर लिखते, लेकिन उसने बोला है 50 फेल्ड इन इंग्लिश, तो पूरे सर्कल की वैल्यू 50 है तो बाहर लिखेंगे। यहाँ पे 50 फेल्ड इन मैथ, तो पूरे सर्कल की वैल्यू ये भी बाहर लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात को? इस चीज को समझो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद उसने पता क्या बोला है कि भाई 30 कितना था हमारे पास कि 12 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, कि 12 स्टूडेंट ऐसे भी दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में फेल हुए तो यहाँ आएगा, दोनों में फेल हुए तो यहाँ आएगा। समझ आ गया? तो अब आपसे बोला गया है कि बताओ स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। ठीक है, अब देखो जी, अगर आप इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हो ना, तो फॉर्मूले की जरूरत आपको लगभग 2 या 3% क्वेश्चन में पड़ेगी बस। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही कर लोगे। ये देखो ना, 50 स्टूडेंट फेल हो रखे हैं इंग्लिश में, मतलब ये इस पूरे सर्कल की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू अगर 50 है, उसमें से 12 तो यहाँ पे आ गया, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 50 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 38। मतलब ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए? 38। ठीक है, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए वो 38 है। उसके बाद देखो इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इस पूरे सर्कल की वैल्यू 30। अब इस 30 में से देखो 12 यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 18। मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं, ओनली मैथ। ठीक है, अब देखो जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ टोटल फेल कितने हुए, कि टोटल फेल कितने हुए हैं, तो भाई देखो 38 फेल हो रहे हैं इंग्लिश में सिर्फ, 12 फेल हो रहे हैं दोनों में, और 18 फेल हो रहे हैं मैथ में सिर्फ। तो टोटल फेल कितने हुए? 38 प्लस 12 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो 100 में से
68 स्टूडेंट क्या हो चुके हैं, फेल। ठीक है, 100 में से 68 स्टूडेंट क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो पास कितने हुए हैं स्टूडेंट, पास कैसे आएगा, टोटल माइनस फेल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पास पास्ड स्टूडेंट्स। पास कितने हुए होंगे, अगर मैं टोटल में से फेल वाले माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे, पास वाले स्टूडेंट। समझ आ गया सभी को जी। तो आंसर कितना आएगा इसका, 32। इस तरीके से वेन डायग्राम का अगर क्वेश्चन आप करोगे ना तो काफी इजीली निकल जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा अब कुछ भी इसमें। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो आपका डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फिर नेक्स्ट वाले आप करना, आगे और भी हैं एक दो क्वेश्चन इसके। अब 19 में क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट, कि 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% खेलते हैं क्रिकेट, 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो बताओ दोनों गेम्स कितने स्टूडेंट खेलते होंगे। ठीक है, दोनों गेम्स कितने स्टूडेंट खेलते होंगे। तो वेन डायग्राम बनेगी इसमें भी। ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भाई 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और उसने क्या बोल दिया कि भाई 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। भाई जो कुछ भी नहीं खेलते उनको बाहर ही निकाल दो, वो तो रहेंगे नहीं टोटल में, है ना। कि देखो टोटल 100% स्टूडेंट रहे होंगे और उनमें से 18% कुछ भी नहीं खेलते, तो उनको तो बाहर निकाल दो, मतलब वो तो ग्राउंड में अवेलेबल ही नहीं है, जो कुछ भी नहीं खेलते हैं ना। तो ग्राउंड में अवेलेबल कितने लोग हैं, 82%। मतलब अभी हमारे पास जो टोटल वैल्यूज है जो कुछ ना कुछ खेलते हैं वो कितने हैं जी, 82% है। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, ये वाली चीज खेलते हैं, डबल वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बताया था, सिंगल माइनस डबल इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूज क्या है, 40% एंड 50%। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 40 प्लस 50 कितना होगा, 90% होगा, माइनस डबल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल 82%। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 8%, डबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। समझ गए ना बात को। इस तरीके से फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी के अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सारे आपने करने हैं। जल्दी से अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे आपने करने हैं। रिपीट करूं तो देखिए बच्चे फिर से देखो एक बार कि आपने क्या करना है। देखो कि वेन डायग्राम बना, फुटबॉल में 40%, क्रिकेट में 50% आ गए। ठीक है, और आपको बोला गया है कि 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो टोटल जो 100% होता है बच्चे, उस 100% में से जो नहीं खेल रहे हैं कुछ भी, वो माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि वो मान लो ग्राउंड में वही आएंगे ना जो खेलते होंगे, तो जो कुछ खेल ही नहीं रहे हैं वो तो होंगे ही नहीं ग्राउंड में, तो वो माइनस कर दो। तो टोटल कितने बने, 82%। मतलब 82% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि दोनों गेम कितने खेलते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सिंगल माइनस डबल इज इक्वल टू टोटल। अब टोटल मैंने 82% निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, सिंगल वैल्यूज कितनी है, 40% यहाँ, 50% जहां, तो 40% प्लस 50% कितना हो गया, 90%। और माइनस डबल इज इक्वल टू 82, तो डी की वैल्यू क्या रहेगी, 8%। ठीक है, डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास जी, 8%। समझ गया जी। बेटे बन जाता है 3 वैल्यूज का, लेकिन वो प्रॉपर वेन डायग्राम होती है। ठीक है, प्रॉपर जो मतलब 3 का वेन डायग्राम जो होता है वो एक्चुअल में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, डीआई में। ठीक है, और जो डीआई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना 3 वाले, वो आपको आपके सिलेबस में वो वाला केस स्टडीज है नहीं। जो डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टॉपिक होता है अलग से, उसे कहा जाता है केस स्टडीज। ठीक है, वेन डायग्राम वाली केस स्टडीज, और वो आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, 3 वाला भी आसान ही होता है, बस ये चीज ऐड हो जाती है। ये होता है वो सिंगल माइनस डबल प्लस ट्रिपल इज इक्वल टू टोटल। बट बात वही है ना कि सिलेबस में नहीं है, करने का कोई फायदा नहीं है। और वो पार्ट भी डीआई का होता है, उसे केस स्टडीज बोला जाता है, अलग से टॉपिक होता है वो। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करो।
हाँ देखो बच्चे क्वेश्चन में लिखा होता है ना जहां भी बोथ वर्ड यूज हो रहा हो। ये देखो इस क्वेश्चन में भी क्या था कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। तो जहां भी बोथ वर्ड का यूज हो रहा होगा ना वो क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम का ही होता है। जैसे देखो अभी देखो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 82 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 82 करके दिखाओ जल्दी से। एटी टू भी वेन डायग्राम का है और 83 भी वेन डायग्राम का है। तो दोनों क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ कि क्या है क्या आंसर आता है आपका। पता चल गया होगा ना आपको, बोथ वर्ड पक्का लिखा होगा जी, वेन डायग्राम की यही पहचान होती है। गुड गुड शाबाश। सभी करके दिखाओ एक बार, ठीक है, सभी आंसर दो। एटी टू का आंसर आपका 23% आ रहा है और 83 का आ रहा है आपका 120। सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 82 में क्या करना है, उसने बोला है कि 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो जो दोनों में फेल हो गया वो 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 17 कितना हो जाएगा 83। तो 83 हमारे पास टोटल वैल्यूज आएंगी, है ना। तो सिंगल की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास 42 प्लस 52 विच इज इक्वल टू 94। तो 94 में से अगर हम माइनस कर दें 83 को तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखो, इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है इसमें, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे देखो। तो आपको क्या बोल दिया उसने कि हिंदी में पास हो रहे हैं जी 42 और इंग्लिश में पास हो रहे हैं, जो भी पास है फेल है 52, और दोनों में हो रहे हैं 70। फेल हो रहे हैं ना, ये फेल की इंफॉर्मेशन आपके पास। और आपको क्या बोला गया है कि बताओ पास कितने हुए हैं। तो देखो जी, सिंगल माइनस डबल इज इक्वल टू टोटल। तो अगर मैं फेल फेल का कंपैरिजन करूं तो मेरे पास ये पता चल जाएगा मुझे कि टोटल फेल कितने हुए हैं। तो सिंगल 94 माइनस 17 करोगे इज इक्वल टू टोटल आएगा विच इज इक्वल टू 77। तो 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं जी, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे होंगे, 100 माइनस 77 कर लो, आंसर आ जाएगा 23%। तो ये 82nd क्वेश्चन तो इस तरीके से था। तो 83 में देखो क्या कह रहा है आपको, 83 में क्या कह रहा है, 600 स्टूडेंट्स है स्कूल में, ईच ऑफर्ड इधर इंग्लिश और हिंदी। इफ 75% ऑफर्ड इंग्लिश एंड 45% हिंदी देन हाउ मेनी ऑफर्ड बोथ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जी 75% को मिलता है जी एक और 45 को मिलता है एक। तो सिंगल वैल्यूज कितनी बन गई है 120। 120%। डबल वैल्यूज मुझे पता नहीं है टोटल कितनी है हमारे पास जी, 100% होती है, यही है ना। तो यहां से डबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%, मतलब 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें मिली है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो जी 20% किसका, 600 का, क्योंकि 600 है टोटल हमारे पास, तो 1/5 कर दो, 600 का आंसर आ जाएगा आपका 120, जो कि आप सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इस तरीके से वेन डायग्राम के आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सोल्यूशन है हमारे पास, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे अगर नहीं आए तो वो जो मैंने आपको ट्राइंगल वाले बताए ना, ट्राइंगल, सर्कल और ये तो पक्का ही आएंगे, 100% है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला था कि भाई जो स्टूडेंट्स है ना, उनमें से कुछ को कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है, कोई ना कोई स्ट्रीम मिल ही जाता है। तो कह रहा है कि 75% को एक मिला, 45% को एक मिला, तो बताओ दोनों स्ट्रीम किनको मिल गए होंगे। जो भी था, जो भी इस क्वेश्चन में मेंशन है, हिंदी और इंग्लिश जो भी है, दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स कितनों को मिले हैं। तो सिंगल वैल्यूज 120 बन रही है, डबल वैल्यूज पता नहीं है, निकालनी है। टोटल वैल्यूज क्या होती है, हमेशा 100% होती है। तो मैंने क्या किया, पहले परसेंटेज में देखा कि डबल वैल्यूज कितने परसेंट है, तो वो 20% थी। ठीक है, अब ये 20% कितना होगा टोटल स्टूडेंट्स का, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 600 है। ठीक है, तो 20% हम निकाल के चलेंगे यहाँ पे 600 का। क्लियर हो गया, तो 20% होता है 1/5, 600 का निकालोगे आंसर कितना रहेगा, 120। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 120। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, और ये क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 43 तक, ठीक है, 40 से लेके 43 तक ये बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, और कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको पेपर में, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये छोड़ देना, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है ये, वैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जैसे करते हो वैसे ही करनी है आपको। मैंने आपको सिखाई नहीं ना ये कि बोर्ड मास वगैरह कैसे लगाना है, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, आता नहीं है आपको पेपर में। तो 40 to 43 स्किप कर देना। ठीक है, इसका डाउट मत पूछना। ठीक है, क्योंकि कल फिर से देखो ग्रुप में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि क्यूब रूट नहीं बताए हुए आपने। मैंने आपको कितनी बार बताया था कि क्यूब रूट उसी क्लास के एंड में सॉल्व हुए हुए हैं, तो क्लास को पूरा देख के फिर डाउट पूछा करो। ठीक है, और 40 to 43 डाउट मत पूछना। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेट आपको करना ही करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 80 में करवा देता हूं आपको। In an examination, there were 2,000 candidates, out of which 900 were boys and rest are girls. If 32% of the boys and 38% of the girls are passed, then the find percentage of failures. भाई देखो, इसमें कहीं भी बोथ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं भी इसमें बोथ नहीं लिखा हुआ है, तो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो कैसे करेंगे, देखो 2000 स्टूडेंट है, 900 बॉयज, तो 1100 क्या आएंगी गर्ल्स। ठीक है, आपको क्या बोल दिया उसमें कि 32% बॉयज और 38% गर्ल्स क्या होगी पास, तो बताओ फेल परसेंटेज क्या रही होगी। तो भाई 32% अगर बॉयज पास हुए हैं, तो 68% बॉयज क्या होंगे, फेल होंगे। 32% अगर पास हुए हैं तो 68% फेल होंगे, इस मानते हो ना। ऐसे ही अगर 38% गर्ल्स पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 100 माइनस 38 कर लो। सॉरी, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 68, हाँ बिल्कुल। तो 62% गर्ल्स क्या हुई होंगी, फेल हुई होंगी, यही है ना। तो आप ऐसा करो, बॉयज निकालो गर्ल्स निकालो, मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा 682। 62/100 जब करोगे, 1100 इंटू 62/100 करोगे, 2 0 कैंसिल, और 62 इंटू 11 क्या होता है, 682। सिमिलरली 900 इंटू 68/100 जब आप करोगे, तो 68 इंटू 9 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 153, 306 एंड 612, शायद यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 9 गुना 8 72, 2 7 कैरी 54 और 7 61, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट हुए हैं पास। ठीक है, इतने स्टूडेंट सॉरी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ऐड करके देखो कितने फेल हो रहे हैं, टोटल 1294, 694। ठीक है, कितने में से टोटल कितने हैं, 2000, तो डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से कैंसिल किया है मैंने, 347, और ये कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 34.7। आंसर आ जाएगा आपका 34.7। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
सॉरी माफ करना, मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, वही देख रहा हूँ ऑप्शन में क्यों नहीं है। ये आएगा शायद 1294। तो हुआ क्या कि मैंने 12 और 82 को ऐड कर दिया, 6 और 6 को किया ही नहीं, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, 20 से 20 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करो बस, तो आएगा 6 4 7 डिवाइड बाय 10 यानी कि 64.7। ये इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, ठीक है। एक्चुअली एक चीज और बता दूं, ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन निकलता है एक्चुअली उससे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ये एक्चुअल में मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मिक्सचर एंड एलिगेशन, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है इसलिए इसको परसेंटेज के असाइनमेंट में भी रखा है, क्योंकि ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। बॉयज में 68% क्या हुए होंगे पास, तो ये कर दिया, इसमें 62 टोटल, आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी खत्म हो रही है। 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, दो क्या तो 3 हो गए, वेन डायग्राम भी आ गया इसमें, ठीक है। तो अच्छे से अब आपने तैयारी करनी है इसकी, परसेंटेज और रेशियो देखो अच्छे तरीके से करना है। आज वैसी बैच क्या है, सैटरडे है ना, सॉरी फ्राइडे है, कल आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, संडे को आपका ऑफ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 दिन आप अच्छे तरीके से परसेंटेज और रेशियो को तरीके से रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। जसप्रीत जी देखो, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का पता है, क्योंकि आपने नॉन मेडिकल में जब मैथ रखा होगा ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट्स से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, तो उनको मैं ये वाली जो टर्म्स आपने बोली है ये मैं नहीं बोल सकता, है ना, वो और कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, इसलिए फिर मैं वो बोलता नहीं हूँ, ठीक है। जरूरत नहीं है अब तो रीजनिंग में करने की, बस करवा दिया, बस यही होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, और एक ही तरह का क्वेश्चन होता है वो बस, ठीक है। जगप्रीत आप ना मुझे वो मैं मैसेज कर देना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। रेशमा बेटा फिर से करके देखो एक बार क्वेश्चंस को, अब आपका परसेंटेज सारा कंप्लीट है, आप ऐसा करो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन करके देखो, जो डाउट होता है ना फिर भेजना मुझे वो, ठीक है। डाउट्स ले लो थोड़े से असाइनमेंट के डाउट बेटा, आप ऐसा करो, जो आपको डाउट होता है ना उसका फोटो खींच के, ठीक है, उस क्वेश्चन का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। काफी लोगों के आंसर देता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। अब हो सकता है कि किसी एक दो के ना दिए हो, क्योंकि क्या होता है कि मैसेज काफी सारे आते हैं, तो वो कई बार नीचे चला जाता है बहुत मैसेज, मतलब मैं सीन कर लेता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा मैसेज होते हैं, पता नहीं चलता मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो आपको मैं आंसर ना दूं तो वही क्वेश्चन दोबारा सेंड कर देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद। देखिए प्रैक्टिस शीट बहुत है, 82 क्वेश्चंस आर इनफ, मोर देन इनफ होते हैं। बस 82 मत समझो ना, आपको क्लास में कितने क्वेश्चन मैं खुद लिखवाता हूँ, तो एवरेज हर एक टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे लगा कि जरूरत है, जो कि होगी आपको जरूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी नहीं है बाद में होगी, तो आपको और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है जी। अब मुझे ये मैसेज मत करना कि आपने कहा था कि और असाइनमेंट दोगे, दी क्यों नहीं। जब मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है, मैं आपको इन फ्यूचर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मंडे को आपका हमने टेस्ट रखा हुआ है, क्लास टेस्ट जो होगा, उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे और मैथ के भी मिलेंगे, जितना हमारा हो चुका है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, मंडे को आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा 7 to 9, मतलब क्लास नहीं होगी आपकी, आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो आप अपने शेड्यूल पे रहना, 7 बजे उठ के पहले टेस्ट कर लेना चुपचाप, ठीक है जी। उसका डिस्कशन हो जाएगा प्रॉपर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, मंडे के टेस्ट के लिए परसेंटेज रेशियो आएगा और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।